नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। नेहा को अपने ऑफिस आते हुए आज दूसरा दिन ही हुआ था और उसके सामने मुसीबतों ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया था। आरिफ ने अपने लाखों रुपए की घड़ी के चोरी का इल्जाम बड़ी ही आसानी से नेहा पर लगा दिया था। जब अकेले लड़ने से बात नहीं बनी और नेहा उस पर हावी होने लगी तब उसने विशाल के सामने अपना रोना शुरू कर दिया। लेकिन विशाल का ध्यान उसकी बातों से ज्यादा नेहा पर था। मुझे पता है मेरी वॉच आपने ही ली है, आप आखिर में यहाँ से निकली और आज सुबह वो घड़ी गायब है। इसका और क्या मतलब हो सकता है? अगर ये सही नहीं है तो इसका कोई एविडेंस है आपके पास? अगर नहीं है तो आपको मेरी वॉच लौटानी ही पड़ेगी, अदरवाइज मैं पुलिस बुलाऊंगा। आरिफ ने बड़े ही जोश में विशाल के सामने कहा। वो चाहता था कि वो अपनी बात इतनी वजन के साथ बोले कि सबको उस पर यकीन हो जाए। इतना सब कुछ होने के बाद भी आरिफ को अपनी ही जिद पर अड़ा देखकर अब नेहा इरिटेट हो चुकी थी। उसने परेशान होकर अब अपना सिर पटक लिया और अपने हाथों में बंधी हुई घड़ी अब आरिफ के हाथ में थमा दी। टेक दिस एंड शट योर माउथ, नेहा ने गुस्से में कहा। जो घड़ी उसने पहन रखी थी वो कोई छोटी मोटी घड़ी नहीं थी। उस ब्रांडेड घड़ी में डायमंड्स जड़े हुए थे जिसकी कीमत आरिफ की घड़ी से बहुत ही ज्यादा थी। ये घड़ी आदित्य ने नेहा को गिफ्ट की थी, लेकिन इस तमाशे को रोकने के लिए नेहा को अब और कोई दूसरा तरीका दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही उसने वो घड़ी अपने हाथों से उतारी लोगों का ध्यान उसमें जड़े हुए डायमंड्स पर गया। वट द, मैंने तो ये घड़ी पहले कभी नहीं देखी। मैम्स कब से ये वॉच पहन रही हैं? मैम कुछ ज्यादा रिच नहीं है? वहाँ खड़े एक कलीग के मुंह से निकला। उस घड़ी को देखते ही लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि नेहा को जितना मिडिल क्लास समझा गया था उतनी तो वो थी नहीं। लोगों के बीच अब उस घड़ी की कीमत को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई थी। और तो और मैम ने अपनी इतनी कीमती घड़ी दे दी है, सीज टू गॉर्जियस। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती बाबा, वहाँ खड़ी एक लड़की ने कहा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि नेहा ने अपनी इतनी महंगी घड़ी इतनी आसानी से कैसे आरिफ को दे दी थी। इसका मतलब तो हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही अमीर है। उन लोगों की तरह ही विशाल की भी आंखें अब उस घड़ी पर टिक गई थी। अब तो वो भी समझ चुका था कि ये घड़ी नेहा को किसने दी होगी और ये सोचते ही उसका दिल अब जलन से भर चुका था। उसकी नजर में आदित्य ने हर वो चीज हासिल कर ली थी जिस पर उसकी नजर थी, फिर चाहे वो बिजनेस हो, सिंघानिया परिवार के लोग हो या फिर नेहा। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। इस वॉच को देखकर आरिफ का सारा गुरूर अब एक सेकंड में ही चूर हो गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि नेहा उसके एलिगेशंस का जवाब अपनी घड़ी देकर दे देगी। आरिफ के लिए वो घड़ी लेना बहुत ही शर्मनाक था। नेहा के वो घड़ी देते ही उसका सारा घमंड एक ही बार में चूर चूर हो गया। उसकी आंखें अब शर्म से नीचे हो गई थी। उसे अब कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। रोबिन ने ये सब कुछ देखकर अब चिढ़ते हुए कहा, इस जॉब में इतनी महंगी वॉच क्या साबित करना चाहती हो ये घड़ी उतार कर? आई डोंट बिलीव दिस। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए मिस नेहा? या आपकी सेविंग्स हैं या फिर आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था? रोबिन की बात सुनकर नेहा और वहाँ के खड़े लोग अब उसका इशारा अच्छे से समझ गए थे। एक उंगली उठते ही आरिफ को भी अब मौका मिल गया था कि वो नेहा पर अब लालछन लगा सके। सर इज राइट, आपके पास ये घड़ी होना कोई छोटी बात नहीं है। कहीं आप अपने लुक्स का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही, या यूं कहें कि कोई आपको बहुत ही पर्सनल तरीके से सपोर्ट कर रहा है। आरिफ ने उस पर ताना कसते हुए कहा। एक तरह से ये सब कुछ कहकर रोबिन और आरिफ सबके सामने नेहा का कैरेक्टर एसेसिनेशंस कर रहे थे। हाउ डेयर यू, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की? नेहा ने अब उन्हें घूरते हुए कहा। अपने ऊपर फालतू चोरी के इल्जाम को तो उसने डील कर लिया था लेकिन अपने कैरेक्टर पर उठी उंगली को वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। क्यों, जब तुम करने की हिम्मत रख सकती हो तो क्या हम बोल भी नहीं सकते? तुम्हें क्या लगता है कि हमें नहीं पता आप जैसी खूबसूरत लड़कियां पैसा कमाने के लिए क्या क्या करती हैं? आरिफ ने कहा।
वो अपने गुस्से और प्लान में इतना घुस चुका था कि उसकी लैंग्वेज में जरा भी प्रोफेशनलिज्म और रिस्पेक्ट बाकी नहीं रह गई थी। जिस तरह से वो नेहा को एक्यूज करने पर उतर आया था, विशाल को भी ये माहौल ऑफिस में अच्छा नहीं लग रहा था। क्या लगता है तुम्हें हमें पता नहीं है कि किस तरह से तुम्हारे फियांसे ने तुम्हें छोड़ दिया, वो भी तुम्हारी हरकतों की वजह से। आप शायद खुद को बहुत स्मार्ट और हम सबको बेवकूफ समझती हैं। वी ऑल नो वेरी वेल कि आपके जैसी लड़कियां ऐसे महंगे तोहफे कहाँ से लाती हैं, किस तरह से रईस लोगों को फंसाकर उनके पैसों पर ऐश करती हैं। आरिफ अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब नेहा अपने बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती थी। उसने पिछली बार से भी ज्यादा जोर का थप्पड़ आरिफ के गाल पर अब जड़ दिया था। इस बार उस थप्पड़ की आवाज और भी तेज थी। आरिफ को लग रहा था कि वो इस बार विशाल की सिंपैथी हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। माइंड योर टंग, अगली बार किसी लड़की के बारे में ये सब बोलने से पहले ये थप्पड़ जरूर याद कर लेना, नेहा ने उसे घूरते हुए कहा। उसने आरिफ की सारी घटिया बातों का जवाब अपने थप्पड़ से दे दिया था। उसके बाद वहां खड़े किसी के भी पास आकर बोलने को अब कुछ भी नहीं था। नेहा अब अपना पारा खो चुकी थी। उसने अपना परिवार जिस दिन छोड़ा था उसी दिन ठान लिया था कि किसी को भी अपने कैरेक्टर पर उंगली उठाने नहीं देगी, और आज तो आरिफ ने हद ही पार कर दी थी। सर आपने देखा इसने कैसे? सर अब तो आप कुछ बोलिए ना। देखिए ना अपना, अब देखा ना आपने कि मैं सही बोल रहा था, ये कितनी वॉयलेंट है। आरिफ ने अपने बॉस विशाल को सामने खड़ा देखकर उसके सामने गुहार लगानी शुरू कर दी, लेकिन जो हुआ वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल ही अलग था। विशाल ने गुस्से में कहा, रॉबिन व्हाट इज हैपनिंग? तुम्हारा एक्टर यहाँ खड़े खड़े इतना तमाशा कर रहा है और तुम चुपचाप देख रहे हो। विशाल सबके सामने जानबूझकर नेहा का साइड लेना चाहता था ताकि उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बनाने का एक मौका उसे मिल सके। अगर आज नेहा गलत भी होती तो भी उसी का साइड लेता। उसने सोच लिया था कि वो खुद आरिफ का मुंह बंद कर देगा, लेकिन उससे पहले ही नेहा ने अपना स्टैंड ले लिया था। विशाल को नेहा का साइड लेते हुए देखकर रोबिन के तो होश उड़ गए थे। जिसके साथ मिलकर इस लड़की को बर्बाद करने का प्लान बना रहा था रोबिन, आज उसका बॉस उसी की साइड ले रहा था। आरिफ बड़ी उम्मीद के साथ अब विशाल की तरफ देखे जा रहा था। उसे तो लगा था कि उसकी इस हरकत में उसे विशाल का फुल सपोर्ट मिलेगा। वो वेट कर रहा था कि विशाल उसके हक के लिए कुछ तो बोलेगा, लेकिन विशाल ने जो कहा वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वट आर यू लुकिंग एट? इतने इल मैनर्स एक्टर को मैं अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। तुमने जो आज किया है उसके लिए मुझे कोई ऑफिशियल प्रोसीजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट टेक योर बैग एंड लीव, विशाल ने गुस्से में कहा। अब वो नेहा के अगेंस्ट कुछ भी होते हुए नहीं देखना चाहता था। आखिरकार यही तरीका था नेहा का भरोसा जीतने का। विशाल की ये बात सुनकर आरिफ रिक्वेस्ट भरी नजरों से रोबिन को देखे जा रहा था, लेकिन अपने बॉस के आगे रोबिन भी अब कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने आरिफ को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे उसने कुछ देखा या सुना ही ना हो। आरिफ ने अब अपना सिर झुकाते हुए विशाल से कहा, सर आप मेरी बात भी तो सुनिए, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, और आप मुझे कैसे निकाल सकते हैं? मैंने इस कंपनी में इतने साल लगाए हैं, इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, और आप मुझे ऐसे ही इतने साल बिताने के बाद भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। तुमने मैनेजर नेहा से ये कहने की हिम्मत कैसे की? अब विशाल ने कहा, सर मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए, एक बार माफ कर दीजिए, मैं फिर से ये नहीं करूंगा। आरिफ ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए। इतनी देर से जिस अकड़ में वो नेहा को सुनाई जा रहा था वो सारी की सारी अकड़ एक ही बार में निकल गई। वो यहाँ नेहा को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन किसी भी बदले के कारण वो अपनी नौकरी नहीं गंवा सकता था। विशाल ने उसकी माफी को इग्नोर करते हुए नेहा की तरफ देखकर कहा, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर नेहा चाहे तो वो तुम्हें माफ कर सकती है। आरिफ ने बिना देरी के अब नेहा के पास जाकर कहा, आई एम सॉरी मैम, ये सब मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, प्लीज सर से कहिए ना कि मुझे ऑफिस से ना निकालें, मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। उसके घड़ियालों आंसू देखकर नेहा बिल्कुल भी पिघल नहीं रही थी। उसके कान में अभी भी आरिफ की कहीं बातें गूंज रही थी। उसने तुरंत अपना मुंह घुमाते हुए कहा, ये सब कुछ तब सोचना चाहिए था जब तुम अपने मुंह से जहर उगल रहे थे। नेहा के मना करने के बाद भी आरिफ उससे रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन नेहा जरा भी टस से मस नहीं हो रही थी। थक हार कर आरिफ ने चिल्लाते हुए कहा, यू आर सो हार्टलेस, आपके साथ भी कभी अच्छा नहीं होगा। इनफ, जस्ट इनफ। विशाल ने उसे और कुछ बोलने से पहले ही रोक दिया। वो अब नेहा के बारे में कुछ और नहीं सुनना चाहता था। आरिफ खुद वहां से निकलता कि उससे पहले ही वहां पर पुलिस आ गई। नेहा के बुलाने पर पुलिस वहां आई थी और अब वो आरिफ को झूठे इल्जाम लगाने के आरोप में अरेस्ट करने वाली थी।
विशाल ने पुलिस को अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिए और आरिफ को साथ ले जाने के लिए कह दिया। सब कुछ शांत हो जाने के बाद नेहा भी अपने कैबिन में जाकर बैठ गई। आधा दिन वैसे भी इन सारे तमाशों में वेस्ट हो गया था, पर अब उसे चैन से अपने काम पर फोकस करना था। वो थोड़ी देर बाद खुद को मेंटली शांत कर रही थी कि तभी विशाल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आई गेस अब तो सब ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नेहा ने पूछा। विशाल भले ही सबके सामने उसका कितना भी साइड क्यों ना ले ले, पर नेहा उसके इंटेंशन से अच्छे से वाकिफ थी। अगर इस ऑफिस में विशाल के अलावा कोई और होता तो वो भी उससे तो कभी हेल्प भी नहीं मांगती। उसके इतने ठंडे जवाब के बाद भी विशाल उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। नेहा, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और तुम हो कि खैर अपना हाथ दिखाओ। मैंने देखा था जब आरिफ ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, विशाल ने बड़ी ही केयर के साथ कहा। इतना कहते ही विशाल ने एक ऑइंटमेंट को खोला जो वो अपने हाथ में लेकर आया था और नेहा को दिखाया। आरिफ के जोर से पकड़ने और हाथ ऐंठने की वजह से नेहा के हाथ में स्वेलिंग आ गई थी, जो विशाल ने बाहर ही नोटिस कर ली थी और अब वो बिना मांगे उसके लिए दवाई ले आया था। गिव मी योर हैंड, विशाल ने कहा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी, नेहा ने अब साफ साफ मना करते हुए कहा। लेकिन विशाल ने उसकी ना तो पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की। उसने देखा कि उसका हाथ सच में सूजा हुआ था। जैसे ही उसने दवाई लगानी शुरू की, नेहा ने तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींचते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओफो, ऐसे मत करो, तुम्हें और दर्द होगा, विशाल ने कहा। लेकिन अब नेहा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। मैं खुद लगा लूंगी, इतना कहकर नेहा ने विशाल के हाथ से ऑइंटमेंट छीनकर खुद ही अपने हाथ में लगा लिया। दवा लगने से नेहा के हाथों में जो कंपन हो रही थी उसे देखकर विशाल ने अब पूछ लिया, दर्द हो रहा है क्या? नेहा को उसका ये सवाल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। ना वो उसका जवाब देना चाहती थी और ना ही उसकी ओर देखना चाहती थी। उसका ये रूखा व्यवहार विशाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बड़ी देर तक नेहा के चुप रहने के बाद विशाल ने अपने मन में चल रहे उस सवाल को पूछ ही लिया जो बड़ी देर से उसे परेशान कर रहा था। वैसे वो वॉच सही में तुमने खरीदी है? उसने पूछा। वो देखना चाहता था कि नेहा उसे बताएगी या नहीं कि वो वॉच उसे कहाँ से मिली। वो आदित्य के बारे में खुद उसके मुंह से सुनना चाहता था, लेकिन नेहा भी इस सवाल के लिए तैयार पहले से ही थी। उसने तुरंत सीधा जवाब देते हुए कहा, ये मैंने खुद ली है। क्यों, क्या हुआ? इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट? और शायद आप मुझसे कुछ ज्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे? नेहा ने तुरंत अपने जवाब से इस सवाल को टाल दिया था, लेकिन विशाल को उसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल झूठ लग रही थी। ओह, तो शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। ठीक है, इसके आगे मैं और कोई सवाल नहीं करूंगा, विशाल ने कहा। अगर बातें पूरी हो चुकी हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही काम है और वैसे भी आज टाइम बहुत ज्यादा ही वेस्ट हो गया है, नेहा ने कहा। वो अब सच में विशाल से और बात नहीं कर सकती थी। ये सुनकर विशाल को बहुत ही इंसल्टेड फील हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी एम्बेरसमेंट झेलने के बाद भी नेहा में इतनी हिम्मत कैसे बच गई थी। नेहा समझ गई थी कि विशाल का वहां से उठने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने खुद ही प्रैक्टिस रूम जाने का सोचा। जैसे ही वो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हुई, विशाल ने कहा, यू आर नॉट अलाउड टू लीव। क्यों, कोई और काम है क्या आपको? अगर नहीं है तो मुझे प्रैक्टिस रूम में जाना है, नेहा ने कहा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि काम सिर्फ तुम्हारे पास है? मैं यहाँ किसी काम से नहीं, तुम्हारी केयर के लिए आया था। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आगे चलकर भी अगर तुम्हें इस ऑफिस में कोई परेशान करे तो तुम सीधे मेरे पास आना, आई विल हेल्प यू, विशाल ने कहा। वो कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें क्यों ना कर ले, नेहा को उसे सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। जैसे ही वो उसके बगल से निकलकर दरवाजा खोलने ही वाली थी, विशाल ने उसे रोकते हुए कहा, नेहा स्टॉप। विशाल ने उस दरवाजे को खुलने से पहले ही बंद कर दिया। उसकी ये ताकत देखकर एक पल के लिए तो नेहा डर गई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि किस बात का एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर। मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम भाग रही हो, वो भी मेरे ही ऑफिस में। मेरे ऑफिस में भागकर जाओगी भी तो कहाँ? हाँ, विशाल की टोन में इस बार जरा भी पोलाइटनेस नहीं थी। विशाल के मन में इस वक्त नेहा को लेकर बहुत सी फीलिंग चल रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके इतना मना करने के बावजूद वो उससे अपना ध्यान क्यों नहीं हटा पा रहा था। दरवाजा बंद करते वक्त वो नेहा के इतने करीब आ चुका था कि कुछ देर के लिए वो उसकी खूबसूरती में कहीं खो सा गया। इससे पहले कि उसकी आंखें नेहा के होठों का दीदार करती, नेहा ने जोर से पीछे धक्का देकर अपने आप से उसे दूर कर दिया। डू यू हेट मी दैट मच? इतनी नफरत क्यों करती हो तुम मुझसे? विशाल ने पूछा।
नेहा को ये सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा था कि उसका बॉस विशाल उससे बात करते वक्त इमोशनल हो गया था। आई डोंट हैव टू आंसर योर क्वेश्चन, नेहा ने कहा और दरवाजा खोलकर चुपचाप वहां से चली गई। जिस रास्ते से वो गुजर रही थी वहां खड़ा हर कलीग्स नेहा को देखते ही अपनी नजरें फेर ले रहा था। आरिफ के साथ जो हुआ उसके बाद किसी की भी अब हिम्मत नहीं थी कि वो उसे घूरे या फिर उसकी पीठ पीछे बात करे। देखते ही देखते दिन ढल गया और सबका ऑफिस से निकलने का टाइम हो गया। आज नेहा भी इतनी थक गई थी कि उसका ओवर टाइम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसने भी अपना बैग उठाया और नीचे आ गई। जैसे ही वो गेट से बाहर निकली आदित्य की गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। गेट इन, आदित्य ने शीशा नीचे करते हुए कहा। नेहा ने आज भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आदित्य उसे लेने आ जाएगा। नेहा के अंदर बैठते ही आदित्य और ड्राइवर से कहा लेट्स गो होम। नेहा को आज आदित्य का बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा था। वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था उससे, जो आमतौर पर होता नहीं था। आज नेहा बहुत ही टाइम से ऑफिस से निकल गई थी, इसलिए उसे आदित्य की गाड़ी में बैठते हुए बहुत सारे लोगों ने देख लिया था। ओ माय गॉड, इजंट इट टू कूल, एक ने कहा। हाँ यार, लगता है नेहा मैम कुछ ज्यादा ही रिच है, इसलिए तो बॉस भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। नहीं तो आरिफ के साथ वो नहीं होता जो आज हुआ है, दूसरे ने कहा। हाँ यार, वी शुड नॉट इंटरफेयर इन ऑल दिस, नेहा मैम के साथ ज्यादा पंगे नहीं लेने मुझे, तीसरे ने कहा। लोगों के बीच अब नेहा के स्टेटस को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी थी। यहाँ रास्ते में जब आदित्य बिल्कुल शांत बैठा था तो कुछ देर बाद नेहा ने पूछ लिया तुम क्या आज फ्री थे? तुम मुझे पिक करने कैसे आ गए? पीहू ने कहा था आज उसकी कोकुरिकुलर की क्लास है, वो अभी भी स्कूल में है। वो कह रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं उसके मॉम डैड ने उसे साथ में पिक नहीं किया, इसलिए मैं आ गया। आदित्य ने सामने देखते हुए कहा। न जाने क्यों उसके बोलने का अंदाज नेहा को ये बार बार कह रहा था कि वो आज कुछ उखड़ा उखड़ा सा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। लेकिन उसके बाद भी वो पीहू के बारे में सोचना नहीं छोड़ रहा था। आदित्य, थैंक यू सो मच, तुम कितना कुछ सोच लेते हो उसके लिए, नेहा ने कहा। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आदित्य पीहू की कई बातों का इतना ख्याल रखता था, उसकी कई बातों के बारे में इतना सोचता था। वापिस आने के बाद तो उसे पीहू की स्कूलिंग के बारे में सोचना ही नहीं पड़ा। सब कुछ आदित्य ने अकेले ही मैनेज कर लिया था। ये सोचकर उसे कई बार गिल्ट भी महसूस होता था, क्योंकि पीहू का असली पिता न होने के बाद भी वो इतना सब कुछ कर रहा था। पीहू ने स्कूल से निकलकर गाड़ी में बैठते ही कह दिया, बड़ी आज आप फाइनली आ गए मुझे लेने। मुझे तो लगा था कि आप आज भी नहीं आओगे। फिर मैंने डैड से कहा और उन्होंने कहा था कि वो आपको जरूर लेकर आएंगे। आई लव यू डैड, पीहू ने चिल्लाते हुए खुश होकर आदित्य के गाल पर एक किस करते हुए कहा। हम तो आपके पास डैड हैं सब कुछ करवाने के लिए। हाँ, नेहा ने मजाक में उसे अब चिढ़ाते हुए कहा और आदित्य की तरफ देखने लगी। वो उसकी हंसी का वेट कर रही थी, लेकिन आदित्य ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही हो। पूरे रास्ते आदित्य ने पीहू से बात की, लेकिन नेहा से नहीं की। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसे आज ऑफिस में हुए तमाशे के बारे में कहीं से भनक तो नहीं लग गई। मेंशन पहुंचने के बाद सभी लोग फ्रेश होकर डिनर करने के लिए पहुंच गए। आज पीहू को पिक करने के लिए मरियम को नहीं जाना था, इसलिए उन्हें डिनर प्रिपेयर करने के लिए काफी टाइम मिल गया था। डिनर टेबल पर खाना लगते ही सबने खाना खाना शुरू कर दिया था, लेकिन नेहा बस बैठी हुई थी। घर आने के बाद उसने देखा कि उसके राइट हैंड में लगा कट और कलाई में स्वेलिंग अब और भी साफ दिखाई दे रही थी, और वो खाने के लिए अपना हाथ ऊपर करती तो उसका हाथ सबकी नजर में आ जाता और आदित्य ठीक उसके बगल में बैठा हुआ था। बढ़िया, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? पीहू ने अब झट से पूछ लिया। हाँ खाऊंगी ना, तुम ठीक से खाओ और दाल थोड़ी ज्यादा लो। नेहा ने तुरंत अपना राइट हैंड और ज्यादा अच्छे से छुपाकर पीहू से कहा। वो नहीं चाहती थी कि आदित्य को किसी भी तरह से वो सब कुछ पता चले जो आज उसके साथ ऑफिस में हुआ था। वो जानती थी कि उसका गुस्सा कितना तेज था और उसके हाथ की चोट देखकर वो बौखला सा जाएगा। उसने कुछ सोचते हुए खाने के लिए अपना बायां हाथ ऊपर किया। बड़ी मुश्किल से उसने बाएं हाथ से चम्मच उठाई और धीरे धीरे खाना शुरू किया, लेकिन वो ये नहीं देख पाई कि आदित्य बड़ी ही शांति से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। वो साफ देख रहा था कि वो किस चालाकी से सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने देख लिया था कि जो लड़की कभी बाएं हाथ से नहीं खाती वो ऐसा करने में कितना स्ट्रगल कर रही थी। आदित्य ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और खाना खाने लग गया, और इस वक्त सबके सामने पूछकर वो सबको टेंशन नहीं देना चाहता था।
नेहा ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाया और ऊपर चली गई। वो आज ऑफिस में इतना थक चुकी थी कि किसी से भी बात करने की इच्छा ही उसे नहीं हो रही थी। पीहू को सुलाने के बाद नेहा बाहर बालकनी में वॉक कर रही थी। उसे आदित्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा था तो उसे लगा कि वो शायद स्टडी रूम में होगा। उसे ना डिस्टर्ब करते हुए वो सीधे ही अपने रूम में जा रही थी कि तभी उसे अचानक से किसी ने पकड़कर अंदर की तरफ खींच लिया। नेहा बिल्कुल घबरा गई थी, लेकिन जैसे ही उसने आंख खोली सामने आदित्य खड़ा था। उसने देखा कि आदित्य उसे अपने कमरे में खींचकर ले आया था। उसने ध्यान दिया तो आदित्य ने उसे बाएं हाथ से पकड़ रखा था। धीरे से अब वो उसका दायां हाथ उठाते हुए अब उसने पूछा, क्या हुआ है तुम्हारे हाथ पर? नेहा कुछ कहती कि उससे पहले ही वो उसके हाथ में लगी हुई खरोच और उसकी सूजन को बारीकी से देख रहा था। नेहा ने हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देखा और अपना हाथ वापस खींचते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम अभी तक सोए नहीं? शट अप, झूठ मत बोलो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? आदित्य ने अब गुस्से में कहा। बताओ ना क्या हुआ है, उसने आगे पूछा। नेहा को उसके गुस्से से अच्छे से समझ आ रहा था कि वो बिना बताए नेहा को बिल्कुल जाने नहीं देगा। वो जानती थी ज्यादा देर उसे कुछ छुपाए रखना इम्पॉसिबल था। कुछ भी नहीं, वो गलती से मेरा हाथ मुड़ गया, बस उसी वजह से ये, अब मुझे जाने दो, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। नेहा ने ये कहकर अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन आदित्य उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वो एकटक नेहा को शक भरी नजरों से देखे जा रहा था। नहीं जाने दूंगा मैं, क्योंकि तुम जो कह रही हो झूठ है। तुम मुझसे इतनी छोटी सी बात भी छुपाना चाहती हो। वाई डोंट यू ट्रस्ट मी इनफ? आदित्य ने पूछा। नेहा ये सुनते ही समझ गई थी कि उसका शक सही निकला। आदित्य को सब कुछ ऑलरेडी पता था। आर्ट एंटरटेनमेंट उसकी कंपनी है और वहां हुए तमाशे के बारे में उसे पता चलना ही था। इसलिए आज शाम से उसका मूड खराब था। जब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? नेहा ने कहा। पर तुम्हें हर चीज मुझसे छुपानी क्यों? आदित्य ने पूछा। मैंने कुछ नहीं छुपाया है। जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो ये भी पता होगा ना कि मैंने खुद डील कर लिया है। नेहा ने कहा। ये तुमने डील किया है? ऐसे डील करोगी तुम? अब अपने हाथ में इतनी चोट लगा ली तुमने और तुम कह रही हो कि तुमने डील कर लिया? आदित्य ने अब गुस्से में कहा। नेहा चुपचाप उसकी डांट खा रही थी। मैं ठीक हूँ आदित्य, थोड़ी सी लगी है, कल तक ठीक हो जाएगी, उसने डरते डरते कहा। ठीक है, ये कम है तो ज्यादा क्या होता है? अभी तुम अपनी हथेली यूज नहीं कर पा रही हो। खाना भी तुम्हें लेफ्ट हैंड से खाना पड़ा, पर ये ज्यादा नहीं है। हाँ, ज्यादा तो तब होगा शायद जब तुम अपना पूरा हाथ ही यूज ना कर पाओ। क्यों? सही कह रहा हूँ ना मैं? आदित्य ने पूछा। वो आज पूरे हक से नेहा को डांट रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये देख कर के नेहा उससे ये सब कुछ छुपाना चाहती थी। नेहा के पास सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो जानती थी कि वो कुछ भी बोलेगी तो उसका उल्टा ही असर होगा आदित्य पर और शायद फिर ज्यादा डांट खानी पड़े। शिट, बैठो यहाँ पर, आदित्य ने उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा। नेहा भी बिना कुछ कहे वहां बैठ गई। आदित्य ने अपनी अलमारी से फर्स्ट एड किट निकाला और नेहा के हाथ पर दवाई लगाई। उसे दर्द तो हो रहा था, लेकिन जानबूझकर वो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसे पता था कि उसका दर्द देखकर आदित्य को और भी बुरा फील होगा और फिर ज्यादा गुस्सा भी आएगा। आदित्य बड़े ही प्यार और कोमलता से उसके हाथ को छू रहा था, फूंक मार मार कर दवा लगा रहा था कि कहीं उसे ज्यादा दर्द ना हो। उसका ये रूप देखकर नेहा इस बार हैरान नहीं थी। वो सब कुछ समझ चुकी थी कि आदित्य का हर एक इमोशंस कितना इंटेंस होता है। उसे इतनी केयर करता देखकर नेहा ने अब बोल ही दिया, तुम इतनी केयर करोगे? आदित्य उसका सवाल सुनकर हल्का सा शर्मा गया। नेहा के दर्द में वो इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला वो कितना कंसर्न्ड दिख रहा था। क्यों? मैं अपनी वाइफ की केयर नहीं कर सकता? उसने बड़ी ही अकड़ में जवाब दिया। उसके लिए अपने इमोशंस को दिखाना इतना आसान नहीं था, इसलिए नेहा के पूछते ही उसने अपने आप को सख्त इंसान के कवच में डालने की कोशिश कर ली थी। हर बार आदित्य के मुंह से वाइफ शब्द सुनकर नेहा की धड़कन एक पल तो रुक जाती थी। उसके पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। उनके बीच का रिश्ता जिस पड़ाव पर पहुंच चुका था वहां हर बात बोलकर बताने की जरूरत नहीं थी। उन दोनों के बीच कुछ एहसास ऐसे थे जिन्हें वो सिर्फ महसूस कर पाते थे। बड़ी देर के सन्नाटे के बाद जैसे ही नेहा उठकर अपने कमरे में जाने वाली थी, उसी वक्त आदित्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। आदित्य, ये क्या कर रहे हो? नेहा ने चौंकते हुए पूछा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि आदित्य का मूड कैसा था। आदित्य ने उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से वो नेहा की आंखों को देख रहा था उसे अपना जवाब अपने आप मिल गया था।
वो शर्माकर अपनी नजरों को नीचे कर लेना चाहती थी, लेकिन आदित्य की खूबसूरती को वो भी अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। आदित्य नेहा को लेकर धीरे धीरे अपने बेड की तरफ चल पड़ा। नेहा भी समझ चुकी थी कि आज की रात उनके लिए कितनी यादगार होने वाली है। जैसे ही आदित्य ने सॉफ्टली नेहा को बेड पर लिटाया, नेहा ने धीरे से कहा, आदित्य, मैंने अपने रूम का दरवाजा बंद नहीं किया है। उसने ये बात क्यों कही उसे भी नहीं पता था। न चाहते हुए भी वो आदित्य को ऐसे बहाने दे रही थी जिनका कोई सर पैर ही नहीं था, लेकिन उसकी हड़बड़ाहट में उसकी जो एक्साइटमेंट थी वो उसके चेहरे पर आदित्य ने साफ साफ पढ़ ली थी। कोई बात नहीं कहकर आदित्य ने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे में ऐसे घुल गए जैसे कभी अलग थे ही नहीं। नेहा आज रोकना चाहती थी और ना ही आज आदित्य रुकना चाहता था। देखते ही देखते वो एक दूसरे में पूरी तरह से समा गए थे। बहुत देर तक एक दूसरे की बाहों में रहने के बाद दोनों को जो सुकून की नींद आई थी उसका आनंद उन्हें बहुत दिनों बाद मिला था। अगले दिन जैसे ही नेहा की नींद खुली, उसकी आंखों ने सबसे सुंदर नजारे को देखा था। कैसे कैसे है ये इतना खूबसूरत? सिर्फ तन से ही नहीं, मन से भी इससे सुंदर आदमी मैंने नहीं देखा। जिस आदित्य से मैं पहली बार मिली थी वो बस एक बाहरी कवच मात्र था। असली आदित्य तो मैं अब देख रही हूँ, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल और लविंग। इतना रिजर्व बना रखा है खुद को कि इसके पास के लोगों को भी इसका ये रूप नहीं दिखता होगा। बट आई एम लकी, बहुत लकी हूँ कि सिर्फ मैं ही आदित्य को उसके असली रूप में देख सकती हूँ। नेहा के मन में आदित्य को देखकर ऐसे ढेरों सा ख्याल आ रहे थे। सोकर उठते ही आदित्य का भोला चेहरा देखकर वो कुछ पलों के लिए बिल्कुल खोस ही गई थी। तभी उसका ध्यान आदित्य के गले पर पड़ा, जहाँ कुछ लाल निशान देखकर नेहा और भी शर्मा गई थी। उसे याद ही नहीं कि कल रात वो इतनी एक्साइटेड कैसे हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद जब आदित्य ने अपनी आंखें खोली तो नेहा को इस तरह से खुद को देखते हुए देखकर मुस्कुरा पड़ा। ऐसे क्या देख रही हो? उसने भारी आवाज में पूछा। एम्बेरस होकर नेहा ने तुरंत अपनी नजरें इधर उधर कर ली और अपना ब्लैंकेट हटाते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस उठने ही वाली थी, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर नेहा उठकर अपने रूम में तैयार होने के लिए चली गई। आदित्य जब उसे ऑफिस ड्रॉप करने के लिए जा रहा था उस वक्त भी नेहा की नजरें बार बार उसके गले के निशान पर पड़ रही थी। अभी तक तो आदित्य भी उन निशानों को देख चुका था, लेकिन वो जानबूझकर कुछ पूछ नहीं रहा था। नेहा के कार से उतरने के बाद आदित्य ने फ्रंट ग्लास में जब अपनी गर्दन की ओर देखा तो उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। ये निशान उसे कल रात बीते उन पलों की याद दिला रहा था जब वो और नेहा एक दूसरे में खो चुके थे। आज ऑफिस आने के बाद नेहा को यहाँ का माहौल बहुत ही बदला बदला सा लग रहा था। कुछ लोगों के मन में उसके लिए नफरत थी तो कुछ अब उससे डरने लगे थे। उसके कलीग्स का उसको देखने का नजरिया बदल चुका था, लेकिन नेहा उन सब की नजरों को इग्नोर करते हुए पूरी अकड़ में अंदर आती जा रही थी। अपने कैबिन में पहुंचते ही नेहा ने जैसे ही अपना मेल खोला उसमें एक बड़ी अनाउंसमेंट का मेल आया हुआ था। कल के इंसिडेंट के बाद रॉबिन को उसकी पोजीशन से हटाकर उसका डिमोशन कर दिया गया था। आरिफ की हरकत का जिम्मेदार मानते हुए रॉबिन को मैनेजर पोजीशन से हटाकर नॉर्मल ब्रोकर की पोजीशन दे दी गई थी। ये डिमोशन उसकी पनिशमेंट थी जिसकी उम्मीद नेहा को पूरी थी। गुड, यू डिजर्व दिस रॉबिन। बिना किसी काम के सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स के दम पर और विशाल के आगे पीछे घूमकर तुम जिस जगह पर पहुंचे थे वो एक दिन ऐसे ही जाने वाली थी। आई एम श्योर ये सब कुछ शशि सर ने करवाया होगा। आफ्टर ऑल आदित्य सब कुछ जानने के बाद शांत तो नहीं बैठने वाला था। नेहा मेल पढ़ते हुए खुद से ही ये बात कर रही थी। रॉबिन जैसे पुराने एम्प्लॉय का डिमोशन कंपनी में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली जब उसके विशाल के साथ इतने गहरे रिलेशंस हों, इतनी गहरी दोस्ती हो। लोगों को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ। यहाँ रॉबिन को जब से इस बारे में खबर मिली थी तब से उसने अपने आप को अपने कैबिन में ही बंद कर लिया था। उसकी हिम्मत ही नहीं थी इस वक्त वो किसी को भी फेस कर पाए। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। इस कंपनी को मैंने इतने साल दे दिए और उसके बदले में ये कंपनी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं लोगों को? क्या कहूंगा उनसे कि कल की आई लड़की के लिए मुझे मेरी पोजीशन से हटा दिया गया? नो। रॉबिन अब गुस्से में खुद से ही बातें किए जा रहा था। उसके लिए ये खबर किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। विशाल के इस कंपनी में होते हुए उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे ये दिन भी देखना पड़ सकता है। इसलिए उसने सोचा कि उसे उसी के पास जाना चाहिए जिसके भरोसे वो इतने साल इस कंपनी में टिका हुआ था। उसे भरोसा था कि विशाल उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। आफ्टर ऑल उसने आज तक हर बार अपने बॉस की बात मानी थी। वो सीधे अब विशाल के पास गया और हड़बड़ाते हुए बोला,
सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विशाल ने अपने लैपटॉप से नजरें हटाकर रोबिन को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं थे। मुझे पता है कि तुम्हें क्या बात करनी है, लेकिन मैं इस बार तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, विशाल ने साफ कह दिया। ये बात सुनकर तो रोबिन की सारी उम्मीदें ही टूट गई। आप कुछ नहीं कर सकते? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आपको भी पता है कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है। आपको मेरी हेल्प करनी होगी सर। रोबिन ने इस बार रिक्वेस्ट करते हुए कहा। वो जानता था कि विशाल के अलावा उसके पास और कोई नहीं था जिसके सामने वो ये रिक्वेस्ट कर सके। रोबिन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता, बस बात ये है दैट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तुम्हें पता है ना शशि ने तुम्हारे लिए क्या सोच रखा है। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हें अभी तक यहाँ से निकाला नहीं गया है, सिर्फ डिमोशन हो रहा है तुम्हारा। शशि दूसरे लीडर्स की तरह नहीं है, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो, विशाल ने इस बार थोड़े से गुस्से में कहा। उसने ये जता दिया था कि रोबिन को बचाने के लिए उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता था। तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था कि अब यहाँ का लीडर बदल चुका है, उसने कहा। विशाल की बात सुनकर रोबिन निराश जरूर था, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि उसकी नौकरी भी बड़ी मुश्किल से बची थी। आई नो मेरी गलती है, पर सर ये तो आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से नेहा हमारी मुश्किलें बढ़ा रही है। वो तो आपको भी कुछ नहीं समझती हैं। इस एटीट्यूड के साथ वो कब तक यहाँ बैठी रहेगी, रोबिन ने कहा। जब अपनी हालत पर सिंपैथी नहीं मिले तो उसने विशाल को नेहा के खिलाफ भड़काना अब शुरू कर दिया, लेकिन उसके बदले में विशाल का रिएक्शन ऐसा होगा ये उसने सोचा भी नहीं था। क्या कहा तुमने? विशाल ने अपने दोनों हाथ गुस्से में टेबल पर पटकते हुए कहा। रोबिन को समझ नहीं आया कि ये गुस्सा उस पर था या नेहा पर। नेहा विशाल की इतनी कोशिशों के बाद भी उसे भाव नहीं देती है, ये सुनकर विशाल और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि अब ये बात सबकी नजरों में आने लगी थी कि नेहा किस तरह से विशाल को इग्नोर कर देती थी। वटेवर जो भी है मैं हैंडल कर लूंगा, पर मैं तुम्हारे और नेहा के मैटर में नहीं पड़ना चाहता। तुमने जो भी किया है वो तुम्हें ही सुधारना होगा। विशाल ने इतना कहने के बाद रोबिन को वहां से भेज दिया। उसके जाने के बाद भी विशाल के दिमाग से नेहा की इमेज निकली नहीं थी। यहाँ रोबिन डिसअपॉइंट होकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया था। दुविधा तो ये थी कि मैनेजर ना होने की वजह से अब उसका ये कैबिन भी उससे छीन जाने वाला था। उसके डिमोशन से नेहा के बाद कोई खुश था तो वो था रोहन। इस डिमोशन ने रोबिन की सारी पावर्स को धराशाही कर दिया था, जिसके चलते अब रोहन को साफ महसूस हो रहा था और उसे यकीन था कि अब रोबिन उसे पहले की तरह बुली नहीं कर पाएगा। यहाँ नेहा जब लंच के लिए अपने कैबिन से निकल रही थी तो अचानक एक ऐसे शख्स से टकरा गई जिसको उसने आज तक इस ऑफिस में नहीं देखा था। आखिर कौन आया था नेहा के कैबिन में? क्या रोबिन अपनी हार बर्दाश्त कर पाएगा? क्या करेगा आदित्य नेहा को प्रोटेक्ट करने के लिए?